हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए आप आ जाए अपने स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 1.18 पर। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने नोट्स में नहीं दिया है, तो आप यहां से पढ़ेंगे 1.18 से। अपने नोट्स में लिख लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फ्रॉम स्टडी मटेरियल। क्या लिखा है पहले पैराग्राफ में? A7 prescribe the principle of accounting for construction contract in financial statement of contractor। किसकी बुक्स में अकाउंटिंग सिखाया है? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में अकाउंटिंग सिखाया है। तो एक बात क्लियर हो जाए, आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर मानोगे और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपना मकान आपको बनाने के लिए दिया या उसने अपनी जमीन दी कुछ बनाने के लिए आपको, ठीक है। Construction contract is a contract specifically negotiated for construction of asset or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of the design, technology वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एक एसेट, दो एसेट, बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, पूरी फैक्ट्री इंस्टॉल करना है तो फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल, फैक्ट्री में स्टाफ क्वार्टर्स बनाना है, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री गोडाउन बनाना है। तो बहुत वन एसेट और सेवरल एसेट्स इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएशन कैसा भी हो सकता है। तो अगले पेज पर आएंगे, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी समझाई थी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द प्राइस इज अग्रीड एज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ, या तो फिक्स्ड अमाउंट कि भाई 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में आपको पूरा मकान बनाकर दे दूंगा, उसमें सीमेंट सरिया सब मुझे लगाना है, सब मैं लगा कर, आप तो आना, ठीक है, इनॉग्रेशन करने, लाल फीता भी मैं लगा दूंगा, कैंची भी मैं लगा दूंगा, आप तो काट के अंदर घुस जाना, इतना कंप्लीट। तो विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं बहुत से कॉन्ट्रैक्टर लोग। फिक्स प्राइस या तो अमाउंट वाइज, तो फिक्स सम ऑफ अमाउंट और फिक्स रेट। जैसे रेट फिक्स कैसे होते हैं भाई, स्क्वायर फीट वाइज, कि आपको मैं 1500 रुपए स्क्वायर फीट में मकान बना दूंगा। अब आप 1000 स्क्वायर फीट बनवाएं, 2000 स्क्वायर फीट बनाएं, 4000 स्क्वायर फीट बनाएं, ठीक है, उसके हिसाब से इंटू होता चले जाएगा। तो फिक्स सम और फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन सम केसेस contract may be require the customer to pay additional sum to compensate the contract against the cost escalation। ये बात भी अगर याद होगी आपको तो escalation clause पढ़ा था। In case of fixed price contract where price is fixed at the time of agreement and if afterwards there is fluctuation in market rates, सीमेंट की रेट बढ़ गए, सरिया की रेट बढ़ गए beyond certain limit, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गए, then there may be escalation clause to compensate the additional amount। हमने क्वेश्चन भी किया था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर मटेरियल एंड वेजेस की प्राइस 5% से बियॉन्ड बढ़ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज अकॉर्डिंगली। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स थी, बट कभी-कभी एडिशनल अमाउंट हो सकता है इन केस ऑफ एस्केलेशन क्लॉज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लॉज है तो जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा, थोड़ा बहुत नहीं, माइनर नहीं, सिग्निफिकेंट, एग्रीमेंट में जो भी लिखा है एज पर एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में लिखा है 5% से ज्यादा इंक्रीज होगा तो ऐसा करेंगे, इसका मतलब ये कि 5% से कम हुआ तो कुछ भी नहीं करें भाई, थोड़ा लॉस तो कॉन्ट्रैक्टर को बियर करना है ना। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज रिएम्बर्स्ड for allowable or otherwise defined cost plus percentage of this cost or a fixed fees। मतलब इसमें ये होता है कि आपकी जितनी कॉस्ट होती है वो रिएम्बर्स हो जाएगी एज पर एग्रीमेंट, जो कॉस्ट रिएम्बर्स होने की बात है। अब आप जैसा चाहो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही चाहता है कि 100 रुपए की जगह 150 रुपए वाला मटेरियल लगाया जाए। उसने कहा कि मैं अपने हिसाब से टाइल्स में अपने हिसाब से पसंद करके लाऊंगा, जो प्लम्बर वाले काम होते हैं वो अपने हिसाब से, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है, सबके रेट भी अलग होते। उसने कहा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देता हूं ना, मींस जो भी कॉस्ट इंकर्ड होगी वो रिएम्बर्स होगी, मैं जो इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा वैसे वैसे कॉस्ट आप लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मुझे 100 रुपए ने 150 रुपए वाले टाइल्स लगाना है तो 150 लगा दिया, आपका रेट है।
फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या था कि फिक्स मैंने अमाउंट ले लिया उनसे 10 लाख। अब 10 लाख रुपए में मैंने मेरी बजटिंग कर रखी कि मुझे टाइल्स कितने की लगाना है, सरिया 10 mm का लगाना है, 12 mm का लगाना है, सीमेंट अल्ट्राटेक लगाना है या दूसरी लगाना है, ऐसा हर चीज तय रहती है उसमें। ठीक है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी। और यहाँ क्या रहता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट जो भी दी होगी वो रिएम्बर्स होगी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑन कॉस्ट, दैट इज फीस। ये सही मायने में ये फीस है, ये सही मायने में उस कॉन्ट्रैक्टर की इनकम है। इसमें एग्जांपल लिखो आप फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट। फर्नीचर में आपने देखा होगा लोग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं लेते। आपने एक रूम दिखाया और आपने कहा है सोफा बनाना है, यहाँ पर वार्डरोब बनाना है वगैरह वगैरह, आपने सब बता दिया, सेंटर टेबल बनाना है, सब चीज बना दी, तो वो फिक्स प्राइस नहीं लेगा। वो बोलेगा ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस उसका परसेंटेज। अब आप सनमाइका प्लाई महंगी वाली परचेस कर लाए, आप 1000 रुपए की लेके आए तो 1000 रुपए परसेंट ले लेगा वो। आप 2000 के लेके आए 2000 रुपए परसेंटेज ले लेगा। आपने देखा होगा मटेरियल में फर्नीचर में अक्सर 30% का रेट चलता है, कॉस्ट प्लस 30%, जितनी कॉस्ट लगेगी वो और 30%। ठीक है, तो कॉस्ट रिएम्बर्सेबल वर्ड इसलिए लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर सामने वाले मुझे कह दिया कि लेकर आप ही आना, लेकिन जितने का बिल आओगे बिल मुझे सबमिट कर देना, मैं रिएम्बर्स कर दूंगा प्लस उस पर सर्टेन परसेंटेज दे दूंगा। या फिर वो खुद ही खरीद के दे दे हमें, हम तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, या तो वो खरीद के दे दे, हमारा काम क्या रहेगा, सिर्फ लेबर वर्कर्स को लगा के काम करवाना, तो मटेरियल वो ला के दे दे। और मटेरियल हम लाएंगे तो रिएम्बर्सेबल अगर है, इसका मतलब हमें पूरे जैसा वो इंस्ट्रक्शन देगा वैसे वैसे हम कॉस्ट इनकम करते जाएंगे और वो कॉस्ट रिएम्बर्सेबल होगी, प्लस उस पे 30% एक्स्ट्रा लेंगे। और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट वाइज तय हो जाता है कि भाई आपको 1500 रुपए स्क्वायर फीट देना, अब 1500 रुपए में वो जो सीमेंट लगाएगा उसकी इच्छा। यानी एक तरीके से वो विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मींस ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ही देगा और लेबर प्लस परसेंटेज दिया आता है, तो इसमें आपकी लेबर भी आ गई और आपका प्रॉफिट भी आ गया। 30% में वो फर्नीचर वाला अपनी मजदूरी भी निकाल लेगा प्लस उसकी कमाई, इसमें उसने वर्कर लगाया होंगे बहुत सारे, तो उन सबको मजदूरी देना पड़ेगी, वो प्लस उसका मार्जिन। ठीक है, तो एक थ्योरी क्वेश्चन ये होता है। दूसरा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। एक ही मेथड बची आजकल, पहले 2 मेथड हुआ करती थी, अब एक ही। आपको याद होगा AS 9 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में हमने पढ़ा था कि AS 9 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो AS 7 में लिखा है, तो वहां नहीं लिखा। यहाँ ये पूरा AS इसी बात का तो है कि कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में आप रेवेन्यू यानी इनकम कब रिकॉग्नाइज करोगे। कॉन्ट्रैक्ट तो धीरे धीरे कंप्लीट होता है, कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 2-4 साल लग जाते हैं, तो क्या वो सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले साल रिकॉग्नाइज कर ले या लास्ट में करें या बीच बीच में करें। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन AS 9 में हमने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वहां आता है, कंस्ट्रक्शन यहाँ आता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हमने 2 मेथड पढ़ी थी, एक परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है ना, और एक कंप्लीटेड सर्विस मेथड। मतलब वहां प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट का एग्जांपल लिखा है, जितना काम होता जाए उतना उतना रिकॉग्नाइज कर। परसेंटेज कंप्लीशन, जितने परसेंट वर्क कंप्लीट उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कंप्लीटेड सर्विस मेथड, यानी सर्विस जब कंप्लीट हो जाएगी तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, तब तक ना करें। मैंने वहां लिखवाया था बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट, जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन यहां पर कंस्ट्रक्शन में एक ही मेथड है और वो है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। और आपको याद दिला दूं, हम कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं 80% वर्क कंप्लीट, तो 80% का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते थे। जितना वर्क सर्टिफाइड है बाय आर्किटेक्ट उतना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे। वही कंसेप्ट यहां पर भी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्टली लॉन्ग टर्म। स्वाभाविक बात है, अगर एक ही साल में लिया और वही कंप्लीट भी हो गया तो 100% रेवेन्यू इसी साल रिकॉग्नाइज करना है। मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट
50 करोड़ रुपए का लिया, कोई बड़ी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट 50 करोड़ का। अब वो एक ही साल में मैंने स्टार्ट भी कर दिया और एंड भी कर दिया, तो पूरे 50 करोड़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, तो उसमें कोई डाउट थोड़ी ना आएगा। डाउट तो तब आता है जब वर्क मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा चले। अब 31 मार्च आ गया, बीच में काम चल ही रहा है, फिर 31 मार्च आ गया एक और, तो कितना कितना वर्क हम रिकॉग्नाइज करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो they take more than one accounting year to complete. This means the final outcome, profit or loss of construction contract can be determined only after number of years. कई बार 5-5 साल के प्रोजेक्ट है, तो फाइनली उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, फाइनल आउटकम हमें 5 साल बाद पता लगेगा। लेकिन क्या 5 साल तक वेट करें? 5 साल में हमने इतने एक्सपेंडिचर कर दिए, बीच बीच में हमने सामने वाले से प्रोग्रेस पेमेंट भी लिया होगा, तो हमारे बुक्स में क्या जीरो दिखा है और सीधा इकट्ठा प्रॉफिट 5 साल बाद दिखा है। और 5 साल के लगभग एंडिंग में कुछ ऐसा हुआ, भूकंप आ गया और पूरा जो हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन वो सब तहस नहस हो, इंश्योरेंस क्लेम भी पास नहीं हो, तो लॉस हो गया जबरदस्त। तो क्या लॉस रिकॉग्नाइज करें? तो क्या बता रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि it is nevertheless possible to recognize revenue annually in proportion of progress of work to be matched with corresponding construction cost incurred in that year. This method of accounting called stage of completion method, means percentage completion method. ठीक है ना? समझे आप क्या हुआ? मतलब to recognize revenue to match with the cost incurred in that period. मैंने इस साल में कॉन्ट्रैक्ट मेरा 50 करोड़ का, बस इस अकाउंटिंग ईयर 1920 में मैंने एक्सपेंसेस इंकर की, कॉस्ट इंकर की। अब कॉस्ट इस ईयर में इंकर की और रेवेन्यू लास्ट में रिकॉग्नाइज करूंगा, तो मैचिंग कंसेप्ट गड़बड़ नहीं जाएगा। टू मैच द रेवेन्यू विद कॉस्ट इंकर इन पर्टिकुलर पीरियड ऑन परसेंटेज बेसिस और ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जितना काम करो प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। 80% वर्क कंप्लीट, तो 80% वर्क कंप्लीट है तो 40 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो, बाकी का बाद में करें। तो डेफिनेटली जो वर्क 80% कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने की कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी, तो जितनी कॉस्ट इंकर्ड उतना रेवेन्यू इंकर्ड, जितने परसेंट वर्क के लिए कॉस्ट इंकर्ड की उतना रेवेन्यू। तो ये 7 आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझाता है ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, सिंगल मेथड, एक ही मेथड है, कोई दो डाउट नहीं, एक ही मेथड टू मैच कॉस्ट विद द रेवेन्यू इन पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में लिखा है द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में सफर सीरियस ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है सर? आपने 40 लाख रुपए इनकर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया और प्रॉफिट आया आपका नेट प्रॉफिट 10, आपने इस 10 के नेट प्रॉफिट पर टैक्स भी दे दिया, देना ही पड़ेगा, और टैक्स देने के बाद जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको लगा हमने कमाए 10 करोड़ रुपए कमाए। नेक्स्ट ईयर बचा हुआ काम हुआ 20% वर्क हुआ, मतलब 10 करोड़ का रेवेन्यू, इस पे कॉस्ट इंकर हुई 15 लाख रुपए, 15 करोड़। नेक्स्ट ईयर किसी कारण से कॉस्ट ज्यादा इंकर हुई, रेवेन्यू कम बचा, अब लॉस हो गया, जबकि आप पहले ही उस पर डिविडेंड और टैक्स दे चुके हो। जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपने 15 और 30 45 खर्च किए, 45 और 50 मिले, 5 ही प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल 5 ही प्रॉफिट हुआ था, 5 पे टैक्स देना था, 5 में से डिविडेंड बांटना था, जबकि आपने डिविडेंड ज्यादा बांट दिया। तो फाइनल आउटकम बाद में पता लगा। तो ड्रॉबैक है एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एंटिसिपेशन, ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं। ये तो परसेंटेज बेसिस प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट तो लास्ट में पता लगता है। सिंस द मेथड recognize revenue pending final outcome of contract is known, it is possible that an enterprise may distribute dividend based on reported profit of a year while final outcome is loss. You serious drawback.
ठीक है। टू अवॉइड सच पॉसिबिलिटीज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड बी यूज्ड विद कॉशन। मतलब ये परसेंटेज मेथड को बड़े ध्यान से करना चाहिए और यहाँ थोड़ा प्रूडेंस कांसेप्ट भी ला देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में कुछ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड लॉसेस की एक्सपेक्ट तो शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, उसका प्रोविजन बना दो। हमने उस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में याद करो 4 कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन किया था और भी किए थे। तो 4 कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन याद होगा, उसमें किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस आ रहा था, तो उसमें हमने एस्टिमेटेड लॉस के लिए प्रोविजन बनाया था, एंट्री की थी। आप चैप्टर खोलना, उसका रिवीजन भी कर लेना इसके साथ साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आगे बता रहे हैं नेक्स्ट पेज पर A7 सेकंड पैराग्राफ। The outcome of fixed price contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, सभी जो एग्जांपल दिया था मैंने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या कह रहे हैं ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबल, मतलब ये आउटकम रिलायबल है या नहीं पता नहीं, बट ये रिलायबल है होगा इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टोटल रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। It is probable that economic benefit associated with the contract will flow to the enterprises. Both the contract cost to complete the contract and the stage of contract, कितने परसेंट काम हुआ, stage of contract at reporting date can be measured reliably, and contract costs attributable to contract can be clearly identified and measured reliably so that actual contract costs incurred can be compared with prior estimates। ठीक है, तो खास तौर से इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है, 3 चीज बताता हूं मैं। एक, आप पॉइंट याद कैसे रखोगे, रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, cost can be measured reliably and identify for particular contract। है ना, आप तो कॉन्ट्रैक्टर हो, आप तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो अगर आप कर सकते हैं तो ही आप परसेंटेज मेथड लगाएंगे। तो रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, और तीसरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि नाम ही परसेंटेज मेथड है तो परसेंट को बताओ। ठीक है, अब परसेंट कैसे निकाल सकते हैं तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। भाई आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा, आप कैसे निकालोगे परसेंट। तो इफ स्टेज ऑफ प्रोग्रेस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ये 3 पॉइंट है। तो 3 तो इजीली याद रखते हैं, एक इधर का और एक स्टेज का, है ना, ऐसे याद रखना। और एक सेकंड नंबर पॉइंट था वो इकोनॉमिक बेनिफिट, तो डेफिनेटली बेनिफिट होता है तो ये तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। अब नीचे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, आउटकम ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। 2 ही तो बची, पहला वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। यहां रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो क्या होता है, रेवेन्यू तो जो कॉस्ट हुई 30 लाख, इसका सर्टेन परसेंटेज मान लो 25%, तो इसका परसेंट जोड़ लीजिए, तो ये रेवेन्यू आ गया आपका। ये क्या हो गया, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा ना, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू किससे आएगा ना, कि जितनी कॉस्ट हुई प्लस उसका परसेंटेज, ये रेवेन्यू। तो ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी कॉस्ट प्लस, ये परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट नहीं, परसेंट की क्या जरूरत, जितने कॉस्ट इस महीने इस साल में आपने जितने एक्सपेंसेस किए, ठीक है, रिइंबर्सेबल एक्सपेंसेस, उसमें परसेंट जोड़ लो, ये आपका रेवेन्यू हो गया बस। तो 2 ही चीज पाएंगे। तो फाइनल आउटकम कैन बी आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। उसमें आपको 3 कंडीशन याद रखना है कम से कम, रेवेन्यू की भी, रेवेन्यू अलग होता है क्योंकि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू अलग है, फिर कॉस्ट अलग है, और जो प्राइस है फिक्स प्राइस उसमें परसेंट लगाना है, इसमें परसेंट जरूरी है। तो 3 चीज ये हो गई, और इकोनॉमिक बेनिफिट, और यहां 2 चीज, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ये आउटकम का बात है, थ्योरेटिकल बात है।
एग्जाम्पल, X Limited commence a construction contract on 1st April 2013. The contract price, fixed price. अब दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का बताता हूँ और एक बताऊंगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इजी है ऐसे, पर बहुत आसानी से हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 13 को, प्राइस थी 2 लाख रुपए। कंपनी इनकर्ड 81,000 इन 13-14। इस ईयर में 13-14 में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पीएनएल बनेगा डायरेक्ट, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना, सीधी वो बात होगी। तो कॉस्ट इनकर्ड 81,000 इन 13-14, यहां जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, कॉस्ट अप टू डेट वो हुई 81,000 फॉर 45% वर्क कंप्लीट। तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, परसेंटेज हो गया 45% एंड रिसीव्ड 79,000 इज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर धीरे धीरे पैसे तो देते जाता है, हम जितना उसको काम करते जाते हैं उतना हम उससे पैसे लेते जाते हैं, लेकिन प्रोग्रेस पेमेंट की एंट्री वहां पे बताई थी मैंने, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट इज अकाउंट। तो इसमें पीएनएल कहां है? ये तो फाइनेंशियल मैटर, पैसा लेन देन की बात है, ये अलग, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है द कॉस्ट इनकर्ड इन 14-15 वाज 89,000। 14-15 में 89,000 की कॉस्ट इनकर्ड, दोनों साल की अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। अब परसेंटेज की बात, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, तो एज पर AS7 in case of fixed price contract, revenue should be recognized on percentage of completion method, on the basis of percentage completion method. And in this question, percentage 45%. तो रेवेन्यू आपका, रेवेन्यू मतलब सेल्स एक तरीके से, और तो ये हो जाएगा आपका 90,000 और यहां पर रेवेन्यू हो जाएगा आपका कितना, 55% इंटू 2 लाख मींस 1,10,000, ठीक है। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। और क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब यहां पर आपका प्रॉफिट हुआ 9,000 और इधर आपका प्रॉफिट जो हुआ नेट प्रॉफिट वो कितना, 21,000 रुपए इस ईयर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहां कोई एक्सपेक्टेड लॉसेस नहीं थे, इसलिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना पड़ा, सिंपल, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थे उसका 45-55%। तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज बेस्ट इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। रही बात प्रोग्रेस पेमेंट की, क्या होगी, तो एक कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाते थे अपन, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट इज कस्टमर अकाउंट, उससे पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कैश अकाउंट कितना है, 79,000, 79,000 आए। जबकि ड्यू कितना हुआ, ये सेल्स इन एक तरीके से डेटर अकाउंट है, ये क्या है, डेटर अकाउंट है, और हमने उधार माल बेचा 90,000 रुपए का, तो रेवेन्यू यहां आएगा ना 90,000, 90 लेना थे, 90,000 का काम कर चुके हैं उसके लिए, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स और उसमें 79,000 आ गए, बाकी बचा हुआ बैलेंस 11,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में और पैसा आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर में 1,10,000 और डेबिट हो जाएंगे और फिर पूरा पैसा आ जाएगा। तो ये प्रोग्रेस पेमेंट सेपरेट बात है, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। फिर लिखा हुआ है इस इलस्ट्रेशन के नीचे, AS7 provides that percentage completion method should not be applied if the outcome of construction contract cannot be estimated reliably। यहाँ एस्टिमेटेड रिलायबल था इसलिए हमने लगा दिया, तो आउटकम हमें पता लग गया, बट आउटकम
आउटकम यहाँ क्यों पता लग पाया हमें, क्योंकि हमें परसेंटेज रिलायबली पता था। और ये लिखना है कि अगर should not be applied if outcome of construction contract cannot be estimated reliably in such case। तो सपोज परसेंटेज रिलायबली नहीं थे हमारे पास, तब क्या करेंगे? तब ये बता रहे हैं revenue should be recognized only to the extent of contract cost incurred of which recovery is probable। इस term now कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, फिर से सुनना, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट पे डलाएंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड, यानी जितनी कॉस्ट इंकर्ड की उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो बस, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा तो आपको आने की संभावना नहीं। आप जबरन में 9,000 प्रॉफिट बता रहे हो जबकि आपके परसेंटेज रिलायबल नहीं। तो इन केस percentage cannot be ascertained reliably, revenue should be recognized to the extent of cost incurred, and which recovery is possible, and contract cost should be recognized as an expense in the period in which they are incurred। तो ये तो सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जितनी खर्च हुई वो तो उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करनी है। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। मींस कहने का मतलब है आप अभी से प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ना करें, और ये भी प्रोबेबल होना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें से पैसा नहीं आएंगे, हमने काम कर दिया सामने वाले का, लेकिन सामने वाला 70,000 देगा, 70 देगा, तो प्रोबेबिलिटी भी होना चाहिए टू रिकवरी। ये बात हमने इस 9 में भी पढ़ी थी कि अब अगर अनसर्टेनिटी हो ऑफ रिकवरेबिलिटी, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन्ड टिल अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। जब तक अनसर्टेनिटी है रेवेन्यू पोस्टपोन करो। यहां पर बेसिक हुआ जितना रिकवरेबल था, प्रोबेबल टू रिकवर, देन रिकॉग्नाइज। अगर यहां पर भी आपको लगता है कि कुछ भी रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सामने वाले ने काम करवा लिया हमसे और वो शहर छोड़कर भाग गया, या उसके ऊपर केस आ गया, या उसके कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको लगता है पैसे कुछ नहीं आना है, तो जीरो रेवेन्यू। बट कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, देयर मे बी लॉस। ये बता रहा है केस, ठीक है। An expected loss on construction contract should however be recognized as an expense immediately। Expected loss इस लाइन पे स्टार और वहां लिख लो प्रूडेंस कंसेप्ट। बोला था ना हमने किया भी था कॉन्ट्रैक्ट में, वो 4 कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेड लॉस, अगर आपको लगता है कि आगे भी लॉस होगा, मतलब काम पूरा करना है, पैसा नहीं आने वाले, रीजन कुछ भी हो सकता है, या कम आने वाले, तो एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस। तुरंत डेबिट करो, प्रोविजन बनाओ यहां एक्सपेक्टेड लॉस का प्रूडेंस कांसेप्ट के साथ। When the uncertainties that prevent the outcome of contract being estimated reliably cease to exist, revenue and expenses associated with the construction contract should be recognized by the percentage method। तो जैसे ही आपकी uncertainty cease हो गई मतलब हट गई, means when recovery is certain, then revenue recognized। Simple। क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 2, X Limited commenced a construction contract on 1st April। The contract price agreed was reimbursable cost। ये cost plus percentage वाला क्वेश्चन है, cost plus contract का एग्जांपल है। तो ये आपका reimbursable cost plus 20%। The company incurred 1 lakh in 13-14। 13-14 में कंपनी ने कितना इंकर्ड किया है इनको? 13-14 में कंपनी ने इनकर्ड किए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कम। आप कॉन्ट्रैक्टर समझो अपने आपको। कंपनी इनकर्ड 1 lakh in 13-14, of which 90,000 is reimbursable। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 10,000 रुपए फिजूल खर्ची कर दी। सामने वाले से जो बात तय हुई थी, एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि मैं इतना पैसा रिइंबर्स करूंगा, इसका इतना रिइंबर्स करूंगा, आपने अननेसेसरी ज्यादा खर्च कर दिया, आपकी गलती, आपका लॉस है। तो 10,000 का लॉस तो हो ही गया। सामने वाला आपको रेवेन्यू में कितना देगा? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कांसेप्ट रहता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में रिइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%, यानी सामने वाला आपको कितना देगा? 90,000 रिइंबर्सेबल कॉस्ट
90,000 रिइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस कितना देगा वो इसका 20% देगा, 20% यानी 18,000। तो ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी 1,08,000 आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वो भी तब अगर आपका रिकवरी ऑफ रेवेन्यू इज प्रोबेबल। इफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, देन अभी हम ऊपर पढ़ के रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन दैट पीरियड। बस उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और आगे लिखना है the further non-reimbursable cost to be incurred to complete the contract का estimated effect to be incurred करना है, और वो नॉन रिइंबर्सेबल मतलब मिलना नहीं, मिलेगा नहीं पैसा, तो 5,000 का और लॉस होने की संभावना। तो अगर एक्सपेक्टेड लॉस है क्वेश्चन में, तो एक्सपेक्टेड लॉस का भी हमने बात की थी, प्रोविजन बनाने की, प्रोविजन फॉर लॉस 5,000 रुपए का और ऐसा खर्चा भोगने वाला है टू बी इनकर्ड व्हिच इज नॉट रिइंबर्सेबल। तो ना कॉस्ट का पैसा मिलेगा ना कुछ परसेंट मिलेंगे इस पे। P&L अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऑफ 13-14 शो। अब एक बात तो ये होता है अपना सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से होता है रिइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज, ये रेवेन्यू हो जाता, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है जितने कॉस्ट उसका परसेंट। तो यहाँ परसेंटेज कंप्लीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना खर्चा किया उसका 20% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो, और इधर जो भी बना है, अब लॉस आना है तो लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ से इलस्ट्रेशन को एरो बना लो। कौन सा पैराग्राफ? इसके ठीक ऊपर जो मैंने बताया, ये 2 पॉइंट ए और बी बताया ना, क्या लिखा था फिर से बताता हूं। ए और बी, ए पॉइंट के ऊपर A7 प्रोवाइड्स दैट परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड इफ द आउटकम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रियलाइज्ड। In such case, A, revenue should be recognized to the extent of contract cost incurred, of which recovery is possible. ये A पॉइंट है, इससे रोकना, इसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि 1,08,000 आ जाएंगे? नहीं आएंगे 1,08,000। जब क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि आगे भी एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है, जो पैसा नहीं देगा, तो इसका मतलब ये लाइन ये शो कर रही है आपको क्वेश्चन में कि दैट final revenue cannot be recovered probably। तो यहां पर हमें 90,000 रुपए मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 90,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी कितनी दिख रही है? रिइंबर्सेबल कॉस्ट 90,000, बस ये दिख रही है। 10,000 ज्यादा खर्च कर दी, वो भी लॉस। 5,000 ये एक्स्ट्रा लॉस हो गया जो कि नॉन रिइंबर्सेबल, ये भी। तो ये इसका इलस्ट्रेशन बनाया है, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है। आप चाहे तो एग्जाम में इसका assumption चेंज करके ये लिख सकते हैं that percentage of completion method applied because outcome of construction contract is estimated reliably and recovery is possible। तो आप 90,000 प्लस 20%, 1,08,000 रिकॉग्नाइज करते हैं ना। ये इन्होंने ये समझाने की कोशिश की, इसलिए इन्होंने एग्जाम्पल में जो नीचे लिखा है वो इस तरीके से नेट लॉस निकाला है 15,000। तो ये उस ए पॉइंट के कारण किया है, ठीक है। आप शायद यहाँ लिख लेना अल्टरनेटिवली इसके नीचे बना के लिख लेना खाली जगह पे कि यहाँ 1,08,000 कर देना, यहाँ 1,08,000 कर दोगे अगर आप, तो इधर 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा अल्टरनेटिवली। और वहां लिख लेना क्या, इफ रिकवरी इज प्रोबेबल, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हो गए। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी, वहां परसेंटेज जरूरी थी, रेवेन्यू जरूरी था, तो रेवेन्यू पे परसेंट लगा दिए थे, 45% और 55%। 2 लाख का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू रिलायबली एस्टिमेटेड था, परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस रिलायबली एस्टिमेट, कॉस्ट भी थी तो कॉस्ट डेबिट कर दी। तो ये 3 फैक्टर में इससे हमने सिंपल कर दिया। उसमें भी अगर ऐसा होता, ये वाली लाइन लिखी होती दैट नॉट रिलायबली एस्टिमेटेड, तो फिर वहां पर भी हम जितने कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते, फिर हम वहां पर 45% यानी 90,000 रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। अगले पैराग्राफ में वो लिखा है फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए। तो फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट इंकर्ड है, अगर उसमें लॉस है कहीं तो आप रिकॉग्नाइज करोगे प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से। फिर अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, when a
uncertainty arise about the collectibility of account already included in contract revenue and already recognized in statement of P&L account, the uncollectible amount or the amount in respect of recovery has ceased to be probable is recognized as an expenses, मतलब मान लो bad debts, rather than an adjustment of amount of contract revenue, मतलब should not be deducted from contract revenue. ये की ये लाइन S9 में भी थी. मैंने कहा था कि अभी अगर आपको अनसर्टेनिटी अबाउट रिकवरेबिलिटी तो फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया क्या? आपने 20% एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया? नहीं किया, है ना? क्लियर बात? लेकिन सपोज यहां तो प्रोबेबल होता दैट रिकवरी इज पॉसिबल, तो यहां आप पूरे 1,08,000 रिकॉग्नाइज करते और ये आप कस्टमर के अकाउंट में लिख देते 1 लाख. अब अनसर्टेनिटी अराइज आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें रिकॉग्नाइज करने के बाद अनसर्टेनिटी आई अबाउट द कलेक्टिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, then it should be recorded as an expenses. Expenses means bad debts. इसको हम bad debts recognize कर रहे हैं P&L में डेबिट. It should not be deducted from revenue already recognized. तो ये बात मैं वहां कह रही थी कि आपने आज तक कभी bad debts सेल्स में से माइनस करते हुए देखे हैं? नहीं. इसको आपने हमेशा इसको डेबिट करते हुए देखा होगा bad debts को, लेकिन यहाँ से माइनस कभी नहीं देखा होगा. So it should be recognized as expenses separately rather than adjusted from revenue. Means rather than deducted from revenue. तो revenue से deduct मत करो, अलग से. कब? जब uncertainty बाद में arise. और पहले से अगर वो uncertainty तो revenue recognize मत करो, postpone कर दो till uncertainty evolve. ये बात हमने वहां पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारा रिलेटिव आया है लॉकडाउन पीरियड में, हमें पता है उसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मुझे गुड्स बेचना भी देना भी उसको, भले मुझे पता है पैसा नहीं देगा वो, तो मैं उसको सेल्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करूंगा. सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, उसको डोनेशन मानूंगा, चैरिटी मानूंगा, दान दे दिए. लेकिन सपोज बाद में वो आ जाता है मुझे पैसा देने, तो मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब मुझे सेल्स रिकॉग्नाइज करना चाहिए, चैरिटी की एंट्री रिवर्स कर देना चाहिए. तो जब तक अनसर्टेनिटी मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया. ठीक है ना? इस तरह का ट्रीटमेंट याद करना, वो एस खोलना, समझना जाएगा. अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालें? तो 3 तरीके के परसेंटेज निकालने के. पहला है प्रोपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड to work in a variety of ways. Incurred for work performed up to the reporting date bear to the estimated total contract cost. वहां हम परसेंटेज निकालते थे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड. इस तरह वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. यहां थोड़ा सा बदल दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे बेस्ड था और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है, और ये कॉस्ट बेस्ड बता दिया इन्होंने. क्या कहा है इन्होंने? परसेंटेज कैसे आएंगे? कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट. Cost incurred to work performed up to the reporting date means cost up to date. तो cumulative cost होगी हमेशा. Accumulated cost क्या होगी? Cumulative cost, accumulated cost बोल दो आप इसको. Cumulative मतलब कि मान लो 3 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल चला रहा है, तो पहले साल हुई, फिर दूसरे साल हुई, फिर तीसरे साल, तो सारी जोड़ टोटल अब तक कितनी का अप टू डेट, अप टू रिपोर्टिंग डेट कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई टोटल वो डिवाइडेड बाय बियर टू द एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. दूसरा तरीका है, दूसरा है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. इंजीनियर को ले जाओ, सर्वे करवा दो, देख के समझ जाएगा कितना काम पूरा हुआ है. और तीसरा है फिजिकल प्रोपोर्शन. फिजिकल प्रोपोर्शन मींस वेयर वर्क परफॉर्म इन पार्ट. सपोज 4 स्टोरेड बिल्डिंग,
4 मंजिल बनाना था, 2 स्टोरी कंप्लीटेड, 2 कंप्लीट हो गए, तो फिजिकली आप कुछ समझ गए कि कितना 1/2, मतलब आधा काम पूरा हो चुका है। तो फिजिकल प्रोपोर्शन हो गया। 4 महीने काम करना था, 1 महीना पूरा हो गया तो 1/4 वर्क प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोपोर्शन ऐसे भी कर सकते हैं। कोई एग्जॉस्टिव मेथड नहीं हो, कोई लॉ नहीं कि इसे 3 से करवाना है, आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज अगर कोई होती है तो ये, क्योंकि कॉस्ट किसी साल ज्यादा किसी साल कम इनकर्ड हो सकती है, इसलिए किसी साल वर्क ज्यादा हुआ किसी साल कम हुआ। फिर लिखा हुआ प्रोग्रेस पेमेंट एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मे नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। पैसा कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम कितना हुआ ये इंपॉर्टेंट है। इससे प्रोग्रेस पेमेंट इज इररिलेवेंट टू डिटरमाइन परसेंटेज। जैसे एग्जांपल नंबर 3 आप देखोगे, खेल तो बहुत इजी है। क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 है, कॉस्ट इनकर्ड 390 और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अब एस्टिमेट कॉस्ट टू कंप्लीट ये फर्दर कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट, ये आपको समझना है। इसके भी क्वेश्चन किए थे, याद करो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आखिरी एग्जाम सोशल क्वेश्चन दी थी कि किसी में टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दी होती थी, टोटल मतलब जो होना है और जो हो गई टोटल मिला के। और यहां आपको देख के नहीं लग रहा है ऐसा कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट मींस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट दी, यानी 390 तो आप खर्च कर चुके हो, 260 और खर्च करना है। वर्ड से दिखना, अमाउंट से समझ जाओ, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है आपकी वो तो दोनों को मिला के आएगी ना। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी ये हुई, ठीक है। और कॉस्ट अप टू डेट कितनी हुई इसमें से? 390। तो 650 में टोटल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता, ठीक है। 650 में से हमने अब तक 390 खर्च कर दी, यानी कितने परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया हमारा? तो 60% वर्क कंप्लीट हो गया। ये तरीका है, ठीक है, 60% वर्क कंप्लीट। अब इसको पीएनएल में कैसे शो करना है सर? तो 60% वर्क कंप्लीट है आपका, तो आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी? आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 600, 600 का 60% 360 रिकॉग्नाइज करो। तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में परसेंट चाहिए वो आ गया, रेवेन्यू चाहिए वो आ गया। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज बेसिस, वो कर दिया। कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जितना इस पीरियड में इनकर्ड हुई कितनी? 390। तो लॉस होना है। अगर लॉस है क्वेश्चन में तो आपको एक और बात सोचना है, ये तो लॉस हो चुका है, इसी साल हो गया, ये तो हो चुका है ना, 390 खर्च कर चुके हैं। अब आप एक्सपेक्टेड लॉस भी निकालो। तो एक्सपेक्टेड लॉस ये कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 की, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और आपको कॉस्ट कितनी इनकर्ड करना है? कॉस्ट टोटल मिला के आपकी कॉस्ट लगने वाली है 650, तो आपका लॉस तो 50 का होना होगा। 50 में से 30 तो यहाँ ऑलरेडी लिखी थी आपने एक तरीके से, देखो तो 20 का आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था, वो 4 कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन ऐसे तो था। तो वो 4 कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें ये तो था, हमने उसमें 3rd नंबर कॉन्ट्रैक्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें लॉस आ रहा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट देयर की टोटल, तो लॉस आया था। लॉस में से कुछ लॉस तो ऑलरेडी जब हमने ऊपर अकाउंट बनाया था उसमें लिख चुके थे हम अपना लॉस, तो कुछ लॉस तो देख ही रहा था, मतलब वो तो एक्चुअल रिकॉग्नाइज हो गया ड्यूरिंग द पीरियड। ये लॉस इस ईयर का हो ही गया। अब एक्सपेक्टेड भी निकाला आपने, तो एक्सपेक्टेड टोटल 50 है। अब पूरे 50 मत लिख देना, 50 पूरे लिख दोगे तो 30 ये और 50 और तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो टोटल लॉस है। तो 50 में से मैं 30 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, 20 और बना दिया, तो टोटल मेरा लॉस हो गया 50 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़ा भी करवाऊंगा हालांकि। अब अगला पार्ट, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग मतलब क्या, मैं बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को मिला के कंबाइन करके एक मान लूं, ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट,
ये जो एक सिंगल बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे, क्या उसको मैं सेगमेंट अलग अलग बना दूं, सेपरेट कर दूं? तो ये बात समझने के लिए यहां पर आते हैं पहला पॉइंट, ए पॉइंट। When contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as separate construction contract. सबको अलग अलग कब मानना है? सेपरेट वर्ड पे डले, treated as separate। मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं, मेरा तो काम यही कंस्ट्रक्शन कंपनी, कभी किसी का मकान बनाता हूं, कभी किसी की दुकान बनाता हूं, कभी मॉल बनाता हूं, कभी सड़क बनाता हूं, कभी क्या, कभी किसी की फैक्ट्री बिल्डिंग बनाता हूं, कभी स्टाफ क्वार्टर्स बनाता हूं, कुछ भी मल्टीपल वर्क है मेरे पास। तो ईच कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटेड सेपरेटली इफ पहला सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच असेट, सबके लिए सेपरेट प्रपोजल आया था। दूसरा, ईच असेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर एक का नेगोशिएशन भी अलग अलग हुआ है, रेट अलग अलग तय हुए। And contractor and customer have been able to accept or reject that part of contract relating to each asset. मतलब मेरे पास एक ही दिन में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तीनों का नेगोशिएशन सेपरेट है, एंड आई एम केपेबल टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट। मेरी इच्छा है 3 में से ये अच्छा ये एक्सेप्ट कर लो, 2 छोड़ दो। मतलब ऐसा डिपेंडेंसी नहीं कि ये लूंगा तो सब लेना पड़ेगा और ये छोड़ना तो सब छूटेगा, ऐसा नहीं है ना। एनी कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयरऑफ मे बी एक्सेप्टेड एंड अदर मे बी रिजेक्टेड। तो फिर सेपरेट मानो ना, जब इतनी कैपेबिलिटी है उसमें तो सेपरेसी तो अलग ही आ गई ना। और तीसरा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट एंड रेवेन्यू अलग आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, इसके अलग आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। सड़क बनाने के बिल्कुल अलग रहते हैं, मॉल बनाने के अलग रहेंगे, नहीं सीरियसली नेगोशिएशन भी अलग हुआ था। तो when negotiation separate, cost and revenue separate and proposal separate, then should be treated as separate contract. सबको अलग अलग मानो, तो 99% तो यही होता है, सब अलग अलग ही होते हैं, सबका नेगोशिएशन भी अलग अलग होता है। दूसरा केस, a group of contract, whether a single customer or several customer, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे एक कस्टमर से आए हो या अलग अलग कस्टमर से आए, should be treated as single construction contract। यानी अलग अलग कस्टमर से आए तो भी आप एक मान सकते हो अगर ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज सिंगल पैकेज, नेगोशिएशन एक साथ हुआ। एक ही कॉलोनी के 10 मकान बनाने थे मुझे, 10 सारे मकान मुझे एक साथ मिल गए, एक मिस्टर रामलाल का, एक श्यामलाल का, एक सुनील का, एक मोहन का, ऐसे बनाने थे। लेकिन सभी का पैकेज एक साथ तय हुआ, क्योंकि सब एक रो हाउसेस बनते हैं ना, एक जैसे बनते हैं, एक जैसे डिजाइन का आपने देखा होगा कई जगह होता। तो भले मुझे सेवरल कस्टमर से मिले, लेकिन पैकेज तो सिंगल तय हुआ ना। कॉन्ट्रैक्ट आर सो क्लोजली इंटररिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट विद एन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन। अब कॉन्ट्रैक्ट एक साथ तय हुआ तो मुझे एक साथ ही प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, अलग अलग का सर्टेन नहीं कर पाऊंगा। A contract are performed concurrently or on continuous basis, तो एक साथ ही काम चलता है, कई जगह ऐसा होता है। तो रो हाउसेस बने एक साथ, तो एक साथ 10 मकान पूरे बनाऊंगा। अब ऐसा हिसाब तो नहीं रख पाऊंगा कि दो सीमेंट की इस मकान का अलग, उस पे अलग, 10 का अलग अलग हिसाब नहीं रख पाऊंगा। तो इस पूरे को मैं क्या करूंगा, 10 को ही एक कॉन्ट्रैक्ट मान, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो मे बी ट्रेडेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ सिंगल पैकेज नेगोशिएटेड। मेन नेगोशिएशन ही होता है। अगर आपने उन 10 लोगों से, अनिल से, सुनील से, मोहन से, सबसे अलग अलग बात की कि इसका मकान 10 लाख का, इसका 10.5 लाख का बनाऊंगा, इसका 12 में बनाऊंगा, सबसे अलग अलग नेगोशिएशन हुआ, तो सेपरेटली ट्रीट करो। और अगर सिंगल पैकेज नेगोशिएशन, देन ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां हमने ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल मान लिया और बात नेगोशिएशन में टिक गई। सी पॉइंट ये बोल रहा है कि a contract may provide for construction of an additional asset at option of customer or may be amended to include the construction of an additional asset। The construction of additional asset, अब अंडरलाइन करोगे, additional asset should be treated as separate contract when, मतलब मैं एक व्यक्ति का मकान बना रहा था, ठीक है, एक व्यक्ति का मकान हाउस नंबर 1 यहां बना रहा था, एक दूसरे का दूसरी कॉलोनी में बना रहा था। 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक।
एडिशनल असेट, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक मकान बनेगा था सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात, जब मकान बन रहा था, ठीक है, लगभग कंप्लीट स्टेज पे आ गया था, लास्ट स्टेज पे, तो कई बार होता है ना मकान वाले क्या होता है, ठीक है यार एक रूम और उठा लेते हैं ऊपर, कहां बार बार कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, है ना, एक रूम एक्स्ट्रा बना दो आप, ये बात बाद में तय, पहले तय नहीं। कई बार ऐसा होता है, आप देखना मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, आप 2 मंजिल बना रहे हो, आपने सोचा यार ठीक है एक रूम और निकाल लेते हैं, स्टोर रूम तो बनवा ही लेते हैं कम से कम, जबकि इसकी बात पहले नहीं हुई थी। तो एडिशनल असेट है, ऊपर एक रूम और बनवा रहे हो आप, या हो सकता है जब ये मकान बन रहा था तो पास वाले ने भी आपको जमीन भेज दी, इतने दिन से मान नहीं रहा था, पास वाले ने आप जमीन भेज दी आपको, तो आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इस दीवार को हटा के और अपना हॉल ये भी बनवा लेते हैं यहां से, तो बड़ा हो जाएगा मकान। तो इस केस में क्या माने, क्या हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने या हम एक ही माने, तो क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है। Treated as separate contract when the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or asset covered by original contract. Original contract में ये asset covered थी और ये अगर significantly different हुई design wise, technology wise, तो फिर आप इसको अलग contract मानो, इसको अलग separately treat करो। और या तो ये reason या को price of asset is negotiated without regard to original contract. Means negotiation of this contract is separate negotiation from original contract. यानी इसके रेट तय हुए थे मकान बनाने के 1,500 रुपए स्क्वायर फीट, इसके कुछ और तय हुए, means separate negotiation for additional asset, then should be treated as separate contract. और अगर वही 1500 के रेट पे इसको भी कर दिया और मकान एक ही तो डिजाइन होती है भाई, ठीक है ना, कोई सेपरेटली तो होता नहीं, कोई टेक्नोलॉजिकल या डिजाइन वाइज को सेपरेट तो हुआ नहीं, उसी पे को करती है, तो उस कंडीशन में हम इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकते हैं, यानी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेटेड कर सकते हैं दोनों। इस केस में भी ऐसा कर सकते हैं। इस केस में अगर मान लो इस मकान के डिजाइन ही अलग तय हुई, नया ये तो बन गया इस तरफ, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और ये सेपरेट नेगोशिएशन हुआ कि भाई इसके रेट अलग लगेंगे, इसके डिजाइन भी अलग है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बार ऐसा होता है, एडिशनल असेट के बारे में ये बात, ठीक है। 4th नंबर एग्जांपल इसी का है, आप पढ़ लेना।